हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर चल रहा है अभी हमारे देश में, वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट्स। दोस्तों, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्म बिल्स लाए गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए जानना कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए एक फर्स्ट पोस्ट में बहुत ही एक ज़बरदस्त आर्टिकल आया। विवेक कौल जी ने आर्टिकल लिखा था पहले, लेकिन इसको रीपब्लिश किया गया अभी फर्स्ट पोस्ट द्वारा। मैं आपको ये वर्बेटिम ये आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि बहुत इसको मैं रैपिडली आपके लिए समराइज करूँ। आप जैसे चाहें तो विवेक कौल जी को फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर एक्सेट्रा पर, बहुत ही जैसे वो बढ़िया आर्टिकल शेयर करते रहते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जानना कि पर्टिकुलरली जैसे बहुत ही इसमें पार्टिसान व्यूज़ भी हो गए हैं कि कोई फेवर में कोई अगेंस्ट, लेकिन हम थोड़ा इसको अकेडमिक बनाकर चलते हैं एंड थोड़ा इसको जो डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं एंड जो दोनों साइड्स की यहाँ पे बातें जानने की कोशिश करते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो ये आर्टिकल है इसको मैं यहाँ पर साथ में स्क्रिबल भी करता रहूँगा। ठीक है, कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है, जैसे आपको पता है रिसेंटली ही जो कोविड के चलते, पेंडेमिक के चलते सरकार ने बहुत सारे लॉज पास किए थे। उसी में एक ऐसे कुछ लॉज भी पास कर दिए जो बहुत टाइम से लटके हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जैसे बात इसकी अगर इतिहास जानना है, जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए 3 लॉज थे पर्टिकुलरली। एक तो एफपीटीसी लॉ है जो बहुत ही जो कंट्रोवर्शियल हो गया, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स का जो यहाँ पर बिल था, एक्ट बना दिया गया एंड ऑर्डिनेंस के तहत। तो उसके बाद जो एफपीटीसी की अगर बात करें तो ये बहुत ही हमारे देश में पहले से चलने वाली एक एजेंसी है, एपीएमसी, जिसको मंडीज के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो रहती हैं, जो कि जहां पर जाके किसान अपना अनाज बेचते हैं, उसको रिफॉर्म करने की बात कह रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग पेंडिंग एक यहाँ रिफॉर्म था एग्रीकल्चर में, हमारे देश में बहुत टाइम से चल रहा था, पिछले 15 सालों से ये बात हो रही थी। जो अभी प्रेजेंट जैसे हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जब वो ऑपोजिशन में थी तब उसने इसको बहुत ज़्यादा वेहेमेंटली अपोज किया था, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जब वो रूलिंग पावर बन गए हैं तो उन्होंने इसको लागू कर दिया, क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक मैटर है। यहाँ पर फेडरलिज्म को भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एंड अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर में जनरली जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंटरवीन नहीं करती, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी ग्रांट्स और सब्सिडीज पे करती है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन फिर भी जो इंटरवीन नहीं करती। तो लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़े लॉज पास किए गए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो पर्टिकुलरली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान के बहुत से किसान, बहुत और भी बाकी किसान जो साथ में ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो भी जो ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि ऐसे लॉज में हुआ क्या। ये 3 लॉज से एफपीटीसी लॉ था एंड देन जो उसके बाद एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन को लेकर एक फार्मर्स वाला एक बिल आया, पास कर दिया गया, एंड देन जो प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तो दोस्तों, हमने इस पर डिटेल वीडियो भी किए थे कि क्या है इन लॉज की प्रोविजन एटसेट्रा, क्या ये प्रमोट करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी जो थोड़ा रिफॉर्म किया गया था, तो वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों को मिलाकर तो हमारे पास समरी क्या बनती है। जो एपीएमसी थी, सरकार चाहती है कि एपीएमसी अभी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहती हैं एंड किसानों को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती हैं कि आप सिर्फ यहीं पर आकर अनाज बेचेंगे, तो इससे थोड़ा किसानों को आज़ादी मिले एंड किसान अपनी प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकें जहां किसान का मन करे। ठीक है, किसान किसी भी एंड कंज्यूमर को बेच सकते हैं, किसी कोल्ड स्टोरेज को, किसी वेयर हाउस को, आपको, मुझे, किसी रेस्टोरेंट को, जिस मर्जी को चाहे उनकी मर्जी है वो जाके बेचें, जो उनको बेहतर दाम दे रहा है उसको जाकर बेच दें। तो ये किसान को थोड़ा फ्रीडम प्रोवाइड करने वाली यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इंट्रा स्टेट अगर चाहते हैं स्टेट के बीच में कहीं भी ट्रेड करना, इंटर स्टेट ट्रेड वहीं कहीं भी जाके बेच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक रिफॉर्म की बात हो रही है कि अगर मार्केट इकॉनमी बनाने की बात हो रही है तो मार्केट इकॉनमी की ये एक नींव तैयार करता है पर्टिकुलर चीज़। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी खास कोई जैसे क्या नजर आती, देखते हैं इसके बारे में। तो लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे पर्टिकुलरली अगर किसान मंडी में जाके, जब भी एपीएमसी में जाके अपनी फसल को बेचता है, तो किसान पर्टिकुलरली आइडियली वहां पर एक ना फीस लगती है दोस्तों, फीस लगती है वहां पर, जो कि कितना 6% के आसपास एक फीस चार्ज की जाती है, जो कि अदरवाइज आपको मैं अगर बताऊं, जो किसान अपना जो अनाज लेकर एपीएमसी में जब पहुंचता है, मंडी में पहुंचता है, तो वो मंडी उसको प्रोक्योर करती है एंड किसान के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये किस दाम पर प्रोक्योर किया जाता है, जिस दाम पर प्रोक्योर किया जाता है उसको एमएसपी कहा जाता है ना। ये सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आप जानते हैं, जो कि सरकार फसल उगने के पहले ही वादा करती है किसान को कि हम आपको ये पैसा पक्का देंगे, आप ये फसल उगाएं, क्योंकि अदरवाइज हमारे देश में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है। तो इसी कारण से अगर ऐसा हो जाए कि सरकार मार्केट पर टोटली छोड़ दे,
तो जो प्राइसेस बहुत गिर जाएंगे एंड किसानों को अकॉर्डिंगली बहुत कम रेमुनरेशन आएगा। तो सरकार वादा कर देती शुरू में कि हम आपको कोई आप चिंता मत कीजिए, जितना मर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो हम प्राइस नहीं गिरने देंगे, हम इस पर एमएसपी से कम आपको जो पैसे नहीं मिलेंगे, इतने तो आपको कम से कम मिलेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये अनाज उगाने से पहले अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो अब किसान अपनी फसल लेके पहुंच गए एपीएमसी में एंड एपीएमसी में उसने अनाज बेचा एंड किसान को पैसे मिल गए। तो यहीं पर ही एक 6% के आसपास एक फीस लगा दी जाती है जो कि आरडीएफ के नाम से, जो रूरल डेवलपमेंट फंड के नाम से चली जाती है। तो आइडियली जो ये आरडीएफ है, तो ये आरडीएफ कैसे यूज होता है? तो दोस्तों ये आरडीएफ यूज होता है जो ये मंडी तक जो सामान पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। मान लीजिए सड़कें चाहिए थी, हो सकता है कि रास्ते में कहीं कोई गोडाउन चाहिए हो सकता है कि कोई लाइट्स वगैरह लगवानी हो यहाँ पर। तो ये सभी जो पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गांव को कनेक्ट करता है मंडीज के साथ, ये आरडीएफ से जो पैसे इसके यूज होते हैं। हमने आरडीएफ पर भी एक लेक्चर किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आरडीएफ के यूजेज से जो इवन अगर आप देखें जैसे जो स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, इवन वेस्टर्न यूपी, वहां पर जो मंडीज ने ही बहुत डेवलपमेंट की है अपने आसपास के इलाके में। एंड इन स्टेट्स की जो रूरल कनेक्टिविटी है, रूरल रोड्स हैं, दे आर फार फार बेटर कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ये रिपोर्ट्स में भी बात आती है, ओके। तो अभी रिसेंटली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर सवाल उठाया था कि आप आरडीएफ को ठीक से यूज नहीं कर रहे, तो क्योंकि सिंस ये सारा पैसा जो आ रहा है, जो एमएसपी देने वाला पैसा, उसके बाद जो इस पे जो आरडीएफ लगाया जा रहा है, ये सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही एमएसपी पे कर रही है स्टेट के थ्रू एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही आरडीएफ कलेक्ट करके जो वापस मंडीज को देती है एंड अकॉर्डिंगली मंडीज उसको स्पेंड करती हैं आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। चलिए ये बात तो समझ आ गई। तो यहां पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार को कहा था कि हम आपको आरडीएफ इशू नहीं करेंगे कि आप आरडीएफ ठीक से यूज नहीं कर रहे, इसमें कुछ जो हमें घोटाले की फीलिंग आ रही है। चलिए वो बात थी, उस पर पंजाब सरकार एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बहुत तनातनी चलती रही, दैट्स अ सेपरेट इशू, ओके। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर अब कंट्रोवर्सी क्या हो रही है एपीएमसी के जाने से कि किसानों को यहां पर प्रोटेस्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या हुई, कि ये तो किसानों के फायदे की बात हो रही है। तो विवेक कौल जी बहुत बढ़िया समझाते हैं हमें यहां पर। तो यहां पर जैसे सबसे पहली बात है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर जो एमएसपी चला गया, एमएसपी जिसके कारण पर्टिकुलरली देखें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड ईस्टर्न राजस्थान, जो ये इस रीजन की बात करूं जहां पर एमएसपी बहुत जो वेहेमेंटली, बहुत अग्रेसिवली परसू किया सरकार ने। एंड इनफैक्ट अगर हम अथॉरिटी से भी जैसे हमारी बात हुई, कुछ लोगों से हम मिलते हैं जो पर्टिकुलरली प्रोक्योरमेंट में हैं, वो बताते हैं कि इतना स्ट्रांगली और इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है एमएसपी प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई, जो सरकारी एजेंसी है एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो प्रोक्योर करती है अनाज किसानों से। वो कह रहे इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि किसान आकर अपना जब अनाज रखता है मंडी में तो 24 घंटे के अंदर हमें एक्नॉलेज करना होता है कि आपका अनाज आ गया एंड विद इन टोटल 72 आवर्स उसके किसान के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। इतना रैपिडली चलता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर ये वो कह रहे हैं कि किसानों का मानना है जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये रिफॉर्म प्रोसेस चलेगा तो गवर्नमेंट ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी वापस छीन लेगी, जबकि हमारे बिल्स हैं, बिल्स में ऐसी बात नहीं है। बिल कह रहे हैं कि मंडीज रहेंगी, बिल्स कह रहे हैं जो एक्ट है वो कह रहा है मंडी रहेगी, लेकिन किसान के पास आज़ादी है मंडी के बाहर जाकर भी बेच सकता है। तो लेकिन यहां पर अब एक बात क्या है कि अगर किसान मंडी के बाहर जाकर बेचता है तो उसको मंडी को फीस नहीं पे करनी, तो मंडी को फीस नहीं पे करनी तो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन, ठीक है। वो इंप्लीमेंटेशनल चैलेंज है, उस पर हम बात आगे भी करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट सरकार को, जो किसानों को लगता है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में सरकार अगर इसको छीन लेगी, पूरे प्रोसेस को रिफॉर्म कर देगी, एफसीआई वगैरह चले जाएंगे, तो एमएसपी पर जो उनको अनाज प्रोक्योर होता है वो नहीं होगा। एमएसपी पर दोस्तों अगर अनाज अगर प्रोक्योर हो भी रहा है तो कौन सी इसमें कोई अच्छी बात है, बात है। तो यहां पे थोड़ा इकोनॉमिक्स समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एमएसपी अगर जैसे मैंने आपको बताया कि देश को अगर 100 किलो अनाज की रिक्वायरमेंट है तो हम 100 किलो से कहीं ज्यादा, मान लीजिए कि हम 130 किलो अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड तो मोर और लेस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में तो प्राइसेस फॉल करेंगे ही करेंगे अगर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाए। अभी तो सरकार वादा करती है एमएसपी पे कर देती है, ठीक है। तो इसी कारण अगर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया तो लॉन्ग टर्म में तो किसानों को नुकसान है कि एमएसपी पर जितना दाम मिलता था। तो लेकिन अगर आप देखें सस्टेनेबल है क्या, सरकार अपने जेब से पैसा दे रही है तो ये सस्टेनेबल भी नजर नहीं आता।
तो इसलिए बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि अगर हम इसको सस्टेनेबल रखना है अपने पूरे देश की इकोनॉमिक्स को, फाइनेंसिस को, तो हमें क्या करना होगा, हमें एमएसपी से ग्रेजुअली हमें हटना ही होगा और आजकल की एरा में मार्केट को ही यहां पर टेक ओवर करने देना चाहिए। ठीक है, ये बात भी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की सेंस भी बनती है। तो इसीलिए अब किसानों को लगता है कि जो उनको इनकम आनी शुरू हुई है एमएसपी के कारण, जो प्रॉस्पेरिटी है, अगर आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान के किसान देखें, दे आर फार मोर प्रॉस्परस कंपेयर टू द फार्मर्स ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, अगर अदर स्टेट्स में बात करें, तमिलनाडु के एंड इवन केरल के, कर्नाटक के, ये ऐसे कुछ किसान हैं जिन्होंने डाइवर्सिफाई किया खुद को, एंड कॉफी प्लांटेशन एंड इवन टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, ऐसी बहुत सी चीजों में चले गए। तो डाइवर्सिफाइड है, वहां पर एक क्रॉप पे डिपेंडेंसी नहीं है। अगर सरकार ने वहां प्रोक्योर नहीं किया एफसीआई में, इवन देन दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड। कॉर्पोरेट्स की प्रेजेंस भी वहां पर जो बाकी शहरों से ज्यादा है, बाकी जो स्टेट से। तो इसी कारण वो प्रोटेस्ट का एज सच पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि वहां पर एमएसपी से उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए जो एमएसपी के कारण प्रॉस्पेरिटी है जो पंजाब के फार्मिंग कम्युनिटी में, उसको विड्रॉ होने की यहां पर एक जो बात लग रही है कि वो विड्रॉ हो जाएगी, इस कारण चिंता बनी हुई है। तो अगर हम देखें तो जो एमएसपी के आने से जो प्रॉस्पेरिटी है, उससे जो एक ब्रॉडर इकोसिस्टम चलता है, जो ओवरऑल पर कैपिटा स्पेंडिंग चलती है एटसेट्रा, वो भी अकॉर्डिंगली ही कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए एवरीवन इज गेटिंग अटैच्ड, सभी लोग, नॉट सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी, नॉन फार्मिंग कम्युनिटी भी अटैच होती जा रही है, क्योंकि अगर फार्मिंग कम्युनिटी जो वहां पे प्रॉस्परस रहती है तो बाकी सब चीजें भी प्रॉस्परस रहती हैं आसपास की। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन आगे देखते हैं यहाँ पे इसकी सरकार क्या कर रही है उस पर। तो यहां पर अगर जो नीति ने भी एक रिपोर्ट निकाली, नीति का पेपर था जो 2015 में पब्लिश हुआ था, बहुत ही एक फिनोमिनल पेपर था। उसमें लिखा हुआ था कि रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मेकिंग फार्मिंग रेम्युनरेटिव फॉर फार्मर्स, कि कैसे किसानों की आय को डबल किया जाए और बढ़ाया जाए। डबल करने की बात यहां नहीं हुई थी, लेकिन ग्रेजुअली वो एक स्लोगन बन गया। ठीक है, तो ये कैसे, तो उसमें लिखा हुआ था कि ग्रेजुअली हमें एमएसपी को हटाना होगा, मार्केट रिफॉर्म्स लाने होंगे, एंड इसीलिए किसानों को लगता है कि ये रिपोर्ट अगर फर्दर इंप्लीमेंट होगी तो जो पावर फ्री मिलती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह फ्री मिलती है, ग्रेजुअली विड्रॉ हो सकती है। इकोनॉमिक जो सेंस में देखें, सरकार के लिए तो अच्छी बात है, किसान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक्सपीरियंस बताता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अखबारों के आर्टिकल हैं, वो ये बताते हैं कि इवन इनफैक्ट जो पहले प्रीवियस जो अभी ऑपोजिशन के हेड थे, उनकी भी एक लोकसभा की स्पीच है, राज्यसभा या लोकसभा की स्पीच है, जिसमें वो बताते हैं कि अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट बाय कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूरोप टू सस्टेन देयर फार्मर्स। वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 500 बिलियन से लेके 700 बिलियन डॉलर्स ये कंट्रीज पर ईयर स्पेंड करती हैं अपने फार्मर्स को सस्टेन करने के लिए। तो वो इतना स्पेंड कर रही हैं, तो हम अगर मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ देंगे तो हमारे किसान बहुत ज्यादा मार्जिनल हैं, गरीब हैं, तो वो तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे। तो ये वहां पर उनको डर लगता है कि इसलिए फ्री पावर जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है, जो हमारे देश के, दोस्तों आपको बात जाननी जरूरी है, हमारे देश के किसान काफी ज्यादा आज भी बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो सब्सिडीज की रिक्वायरमेंट तो रहेंगी। तो लेकिन सरकार अगर टोटली मार्केट पर छोड़ देगी तो काम काफी डरावना भी हो सकता है, इसलिए फार्मर्स उसको इमेजिन करके प्रोटेस्ट भी करते हैं। ओके देन दोस्तों, इसीलिए अगर हम देखें, सरकार दूसरी बात सरकार चाहती है कि जो एमएसपी के चलते सिर्फ वीट और राइस यही उगता जा रहा है बार बार, बाकी चीजों पर भी एमएसपी है, लेकिन इतना अग्रेसिवली परसू ही नहीं करती सरकार खुद भी। तो लेकिन सरकार अभी इसको देखती है लॉन्ग टर्म में। तो हुआ क्या दोस्तों, किसानों ने दालें उगाना बिल्कुल बंद कर दिया, पल्सेस उगाना बिल्कुल बंद कर दिया, पल्सेस उगनी बंद हो गई, एंड लोगों ने खानी भी कम कर दी क्योंकि पल्सेस महंगी हो गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तो जो अवेलेबिलिटी थी एंड उसका प्राइस भी अश्योर्ड नहीं था ना किसान को कि मैं उगाऊंगा तो मुझे मिलेगा। तो इसीलिए मार्केट पे बहुत ही उल्टा पुल्टा चलता था कि मार्केट में, दोस्तों आपने शायद सुना होगा रिसेंटली भी पिछले 4-5 सालों में, कि कभी दाल का प्राइस बढ़ गया, फिर हमने बहुत सारी दाल बाहर से मंगवा ली, फिर प्राइस नीचे आ गया, तो किसान को कभी सर्टेनिटी नहीं रहती थी कि कितना पैसा मुझे मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने जो इस ऐसे किसी पंगे में पड़े ही नहीं, वो उन्होंने जो वीट एंड राइस ही चलाते जा रहे हैं बहुत टाइम से। कभी कभी कोई किसान पंजाब में अगर मैं बात करूं तो कॉटन वगैरह उगा लेते हैं, तो इसीलिए रेयरली ऐसा आपको मिलेगा कि कोई डाइवर्सिफाई करने की बात करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हाई है बाकी क्रॉप्स में। ऑलराइट दोस्तों, तो इसीलिए सरकार अब चाहती है कि डाइवर्सिफाई भी किया जाए, एंड इसीलिए सरकार अपनी प्रोक्योरमेंट को लो भी करना चाहती है। लेकिन अगर सरकार अपनी प्रोक्योरमेंट को लो कर लेगी एंड कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, तो डेफिनेटली प्राइसेस हैं जो राइस एंड व्हीट के, दे विल फॉल। एंड आप देखें तो इसी कारण क्या होगा, जो कम्युनिटी पर्टिकुलरली जो लार्ज फार्मर्स हैं, पर्टिकुलरली लार्ज फार्मर्स को इससे बहुत नुकसान होगा एमएसपी के गिरने से। लेकिन अगर स्मॉल फार्मर्स की बात करें या जो मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, जिनके पास 2 हेक्टेयर
हेक्टेयर या उससे कम जमीन है उनको हम स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनको फायदा हो सकता है। उनको फायदा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेजरली जो छोटे किसान होते हैं वो फूड के कंज्यूमर्स होते हैं, दे नॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। वो इवेंचुअली मार्केट से फूड कंज्यूम करते हैं। तो मार्केट से फूड कंज्यूम करते हैं और मार्केट में अगर फूड सस्ता हो जाएगा तो फूड इन्फ्लेशन से वो बच सकते हैं। तो इसलिए शायद ये इसीलिए उनको फायदे की बात है। लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं उससे इनकम निकालते हैं, उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो इसीलिए जो दोनों किसानों में देखें तो कहीं तालमेल भी यहाँ पर थोड़ा मिसिंग लगता है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग अभी जो अखबारों की रिपोर्ट है वो तो लिखने में लगता है कि सभी किसान इकट्ठे हैं, तो वी माइट बी मिसिंग अ फ्यू पॉइंट्स है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पर वो बताते हैं कि जो हमारे मेजरली जो 95% जो पैडी फार्मर्स हैं, जो पैडी मतलब जो राइस उगाते हैं जो फार्मर्स हैं जो पंजाब में, उसमें से 95% जो पंजाब के पैडी फार्मर्स, 70% हरियाणा के पैडी फार्मर्स, सरकार इनसे डेफिनेटली प्रोक्योर कर लेती है। डेफिनेटली प्रोक्योर कर लेती है, दैट मीन्स डेफिनेटली सरकार एमएसपी पे कर देगी एंड किसानों की इनकम हो जाएगी। इसीलिए जो प्रोटेस्ट हैं लार्जली ये इन्हीं रीजन्स में ही कन्फाइंड भी हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप देखें ग्राफ में तो चाहे आप जो देखें कि चाहे यूपी दोस्तों बहुत ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस करता है। इवन वीट, देश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो वीट का है वो यूपी है, लेकिन उसकी प्रोक्योरमेंट रेशो बहुत कम है। सिर्फ 11.5% के आसपास ही अनाज प्रोक्योर हो पाता है यूपी में। सरकार बहुत कम अनाज प्रोक्योर करती है। इसी कारण आप देखें तो एक लिमिटेड सी ही जगह से, वेस्टर्न यूपी से जो सहारनपुर एटसेट्रा वाली जो बेल्ट है उसके आसपास वाली बेल्ट में ही ये कॉन्सेंट्रेटेड जो है पूरा भी जो प्रोटेस्ट है। इवन आप देखें जो इवन गाजियाबाद से जुड़ी हुई जो बेल्ट है वो भी मान सकते हैं आप, तो जहां पर अभी एग्रीकल्चर बहुत अभी किया जाता है, एफसीआई वगैरह एटसेट्रा भी वहां पे प्रोड्यूस जो प्रोक्योर करते हैं। तो लेकिन आप देखें पूरा इवन यूपी भी कवर्ड नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट होने के बावजूद सिर्फ 11-12% ही उसका अनाज प्रोक्योर होता है। इसी कारण लिमिटेड है पर्टिकुलरली। एंड देन उसके बाद अगर आगे हम देखें तो जो इसका जो लेकिन एमएसपी पूरी रेजीम का जिस तरह से इंप्लीमेंट होती गई उससे आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पंजाब एंड हरियाणा थोड़े सेमी एरिड रीजन्स हैं, यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी भी अगर देखें तो ना ही सॉइल की अवेलेबिलिटी जो एडिक्वेटली अवेलेबल है, उसके बावजूद राइस जो इतना प्रोड्यूस होता है पंजाब में, इवन इनफैक्ट दोस्तों राइस की कंजम्पशन भी बहुत कम है। पंजाबीज जो कल्चरली राइस कम कंज्यूम करते हैं, इवन देन राइस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री पंजाब है। तो अब इसी कारण ये काफी जो स्टबल बर्निंग एटसेट्रा बहुत सारे इश्यूज भी इसके साथ आते हैं ना, तो इसीलिए रीजनल बायस भी क्रिएट हो गया क्रॉप पैटर्न में एंड इनइक्वालिटी बहुत क्रिएट हो गई है। इसको रिजॉल्व करना गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है। तो लेकिन अब इसके बाद अगर हम देखें यहां पर बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फार्मर्स को बहुत खटक रही है एंड जिसके कारण फार्मर्स सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, तो वो क्या है कि अभी जो अगर देखें ये बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, लार्ज फार्मर्स की, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स आ जाएंगी जब, अभी क्या करना होता है किसानों को, अभी किसानों को किससे जूझना है? सरकार से। लेकिन अगर कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे जहां पर जो प्रोक्योर करने की एजेंसीज कॉर्पोरेट्स हैं, पहले तो जो लॉज में बातें लिखी गई हैं, अगर आपको कॉर्पोरेट अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना करते हैं, तो आपको अथॉरिटीज बताई गई हैं, वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जाएंगे। तो इसीलिए जो प्रोसेस पे वैसे ही विश्वास बहुत कम है हमारे देश में दोस्तों। हमारी जुडिशरी की पेंडेंसी भी बहुत ज्यादा देर तक पड़ी रहती है। छोटी छोटी चीजों के लिए किसानों को अगर जाना पड़ेगा ऐसे बार बार, तो ये चीजें काफी उलझ सकती हैं। तो सरकार के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? सरकार भी तो ऐसा कर सकती है ना, आपको तंग कर सकती है। तो लेकिन सरकार को वोट आउट किया जा सकता है, कॉर्पोरेट्स को वोट आउट नहीं किया जा सकता। कॉर्पोरेट्स अगर एक बार जो जैसे हमने देखा भी, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमारा सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार इस पर काम करता रहता है दोस्तों की कॉर्पोरेट्स कार्टेलाइज कर लें अगर, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। यू जस्ट कांट वोट देम आउट। ऑलराइट, कंपेटिटिव फोर्सेस काम कर सकती हैं, लेकिन उसमें इतनी देर में किसानों का फूड सिक्योरिटी का बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कॉर्पोरेट्स के पास चली गई एंड देन यहां पर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है जिसके कारण फार्मर्स बहुत ज्यादा तंग हैं। वो क्या है जो सवाल कि सडनली फार्मर्स को कहा जा रहा है कि आप कॉर्पोरेट्स पे विश्वास कीजिए, कॉर्पोरेट्स आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे एंड मार्केट प्रोसेस को विश्वास कीजिए। ये पॉलिटिशियंस द्वारा कहा जा रहा है, जो सरकारों द्वारा कहा जा रहा है, जिन्होंने थ्रू आउट देयर करियर्स क्या किया है? सिर्फ बैशिंग की है कॉर्पोरेट्स की। सडनली एकदम से ये जो लगता है कि कॉर्पोरेट्स आप बिल्कुल पहले एकदम जो लग रहे थे बहुत बुरे, सडनली बहुत अच्छे दिखा दी जा रहे हैं, तो लोगों में थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट भी है, इसलिए दे माइट नॉट रियली वांट टू बिलीव द गवर्नमेंट। एंड देन
अगर सरकार चाह रही है मार्केट फोर्सेस पर काम करना, सरकार चाहती है मार्केट फोर्सेस पर विश्वास करें, तो मार्केट फोर्सेस तो डिक्टेट करती है ना कि आपको जहां बेहतर दाम मिलता है आप वहां बेचें। तो इसी तो सरकार ने जो एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस, अगर हमें अनियंस प्याज का दाम बाहर बेटर मिल रहा था तो सरकार ने बैन क्यों कर दिया? ठीक है, किसान सवाल पूछते हैं कि आपने जो प्याज, क्योंकि देश में जब प्याज की कीमत ऊपर गई, पॉलिटिकल रेपरकशंस होते हैं हमारे देश में दोस्तों, आपको बताइए कि जब प्याज के दाम ऊपर जाते हैं सरकारें गिर जाती हैं। तो इसी कारण जब प्याज के दाम ऊपर जाने लगे तो सडनली सरकार ने स्टेप उठाया, एक्सपोर्ट ऑफ अनियन बैन कर दिया, लॉ लगा दिया, एक्ट लगा दिया, ईसी एक्सेट्रा बहुत कुछ लगा दिया, सरकार ने एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस बैन कर दिया। तो किसान सवाल पूछते हैं आप कुछ भी करके आप ओवरनाइट रूल बदल देते हैं, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट यू? ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट, इसलिए आप पूरी बात का ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी गुड मूव, लेकिन अगर आप ट्रस्ट वाइज देखेंगे तो इट्स अ वेरी बैड मूव। ठीक है, तो इसीलिए तो एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस का बैन हो जाना सडनली होता ही रहता है दोस्तों हमारे देश में, कभी एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस, कभी इंपोर्ट ऑफ जो हमारी जो दालें होती हैं, पल्सेस, ये ऊपर नीचे सरकारें कंटिन्यूसली, देयर इज नो कांस्टेंट पॉलिसी फॉर दैट। जितनी मर्जी ट्राई कर ली, इवन ईसीए भी आ गया, रिफॉर्म होकर ईसीए आ गया, उसमें नंबर्स दिख दिए गए, उसके बावजूद भी ये ऊपर नीचे लगा ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अब सेकंड जो हमारे यहां पे बात आती है कॉर्पोरेट्स के मिसट्रस्ट की, वो रीजन क्या है कि इनपुट कॉस्ट की बात हो रही है। तो रीसेंट हमारी जो रिपोर्ट भी है, सरकारी रिपोर्ट है, प्राइस पॉलिसी फॉर रबी सीजन, तो वहां पर भी जो रिपोर्ट हमें क्या बताती है, रिपोर्ट हमें ये बताती है कि रिसेंटली फार्मिंग की रेम्युनरेशन और कम हो गई है, इंस्टेड ऑफ राइजिंग इट हैज डिक्रीज्ड। तो वो जो डिक्रीज एग्जैक्टली वो रीजन क्या पॉइंट आउट करते हैं, वो बोलते हैं कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। इनपुट कॉस्ट में ह्यूमन लेबर की बात भी है एक्सेट्रा, एंड मशीनरी की बात है, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बात जानना, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फ्यूल, मशीनरी, ये सभी अभी रिसेंटली ही पिछले कुछ सालों में ही सरकार ने जो इसको सपोर्ट करती थी जितना अग्रेसिवली, सरकार ने अपने सपोर्ट विड्रॉ किए हैं, एंड सरकार ने मार्केट फोर्सेस ओरिएंटेड कर दिया है, फ्यूल, फर्टिलाइजर, सीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसी कारण से जब मार्केट फोर्सेस ओरिएंटेड हो गए हैं एंड अकॉर्डिंगली जो कॉर्पोरेट्स की एंट्री है यहां पर, तो इनपुट कॉस्ट ड्रास्टिकली बढ़ती जा रही है। किसान लगातार इस पे कंप्लेन करते रहते हैं, यूरिया को छोड़ दें, बाकी सभी अभी बाकी डीरेगुलेट हो गए हैं, फ्यूल तो पहले डीरेगुलेट था, सीड को लेके भी यहां पे एक्ट पास किए गए। तो इसी कारण ये सब चीजें ग्रेजुअली इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो किसान कह रहे हैं इनपुट बढ़ रही है, आउटपुट के आप दाम घटा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हाउ डू यू वांट टू सी द डबलिंग ऑफ इनकम हैपनिंग ओवर द नेक्स्ट आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। ओके, तो अब सरकार यहां पे सवाल उठता है कि क्या सरकार एमएसपी हटा सकती है? क्या सरकार जो ये कह रही है कि एमएसपी नहीं हटेगा, इसमें कितना दम है कि एमएसपी नहीं हटेगा? पहली बात तो यही है दोस्तों कि एमएसपी आज तक किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, सच है ना, कि सरकार उसके बिना भी करती ही जा रही थी। लेकिन अगर आप देखें यहां पर दो पहलू है ना कॉइन के, दूसरा पहलू भी साथ साथ ही चलता है उसके, कि सरकार कहीं लॉ में नहीं लिखा, करती जा रही है तब भी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड से रीजन में करती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान, दैट्स इट, है ना, तो उसके सिवा और कहीं नहीं करती। तो इसीलिए यहां पर प्रॉस्पेरिटी है, बाकी जगह प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ओके, लेकिन दोस्तों यहां पर अब एक और बात भी आ गई है दोस्तों कि सरकार क्या करती है, सरकार एमएसपी पर उगने वाला जो अनाज है दोस्तों, उस अनाज को प्रोक्योर करती है। ठीक है, एफसीआई के गोडाउन्स में जाता है वो अनाज, एंड उसके बाद वो सरकार आगे अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, बहुत सारी राशन की जो दुकानें होती हैं उसके थ्रू लोगों तक पहुंचा देती है एंड लोगों में बांटती है। सरकार ऐसा क्यों करती है दोस्तों? सरकार बहुत टाइम से ऐसा कर रही है, लेकिन रिसेंटली 2013 में भी हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था, आपको पता होगा ना, 3-2-1 वाला, कि वीट 3 रुपए किलो, राइस 2 रुपए किलो, एंड कोर्स ग्रेन्स जो होता है हमारे वो 1 रुपए किलो मिलेगा। तो दोस्तों अगर 3-2-1 में अगर अनाज देना है, सरकार के पास अनाज के भंडारे भी होने चाहिए। तो भंडार कहां से आएगा? जब सरकार प्रोक्योर करेगी, सरकार प्रोक्योर करती है एमएसपी पर। तो इसीलिए किसान शायद इस बात को थोड़ा अगर समझें तो ये भी है कि एमएसपी की प्रोक्योरमेंट चलती रहेगी, लेकिन कितनी चलेगी वो इट इज नॉट श्योर कि कितना सरकार प्रोक्योर करेगी। सरकार अभी तो जितना भी किसान लेकर आता है, जितना मर्जी अनलिमिटेड सरकार प्रोक्योर करती है, लेकिन तब शायद उतना प्रोक्योर करे जितना पीडीएस में बांटना हो, है ना, उसके बाद चाहे शायद सरकार ना करे। तो इसीलिए सरकार अभी इसको विड्रॉ, पीडीएस को अगर सरकार विड्रॉ करेगी तो हमारे जो गरीब बहुत राज्य हैं वहां पर बहुत दिक्कत आ सकती है, उसका पॉलिटिकल रेपरकशन भी बहुत बुरा हो सकता है ना दोस्तों, कि आपने जो फ्री में अनाज आता था, ये ऐसी सरकार है इसने ये बंद कर दिया। तो लेकिन इसके भी ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं कि कैसे बंद किया जा सकता है। तो लेकिन पीडीएस को बंद करना अभी एट द मोमेंट ये बहुत फिजिबल नहीं लग रहा। तो इसलिए पीडीएस अगर बंद नहीं होगा तो एफसीआई बंद नहीं होगा, एफसीआई बंद नहीं होगा तो एमएसपी भी चलती रहेगी। ओके,
तो अब उसके बाद देखते हैं। तो लेकिन हमारे पास अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा, अचानक से ही एक वायरस आया, सारी दुनिया को उसने चकमा दिया। कोविड पेंडेमिक पूरी दुनिया और हमारे पूरे देश को चपेट में ले लिया। तो उस वक्त बहुत खाने की दिक्कत आ सकती थी, दुनिया में अपना अपना हिसाब रखना मुश्किल हो गया था। तो हर कंट्री अपना अपना चाहती थी हिसाब रखना। अगर हम किसी के पास जाते हमें अनाज चाहिए तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। लेकिन थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास इनफ फूड ग्रेन्स थे कि हम खुद को यहां पर सस्टेन कर सकते थे। एंड फूड सिक्योरिटी की हमें बात फिर से समझ आई, जो हमारे फोर फादर्स ने जो कभी पहले प्लान किया था। तो इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस नाउ। ठीक है, तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी वाली बात हमें यहां पर जो अभी समझ आई। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन सभी लेसन्स को दिमाग में रखते हुए फूड सिक्योरिटी को, पीडीएस को तो शायद विड्रॉ ना करे। ओके दोस्तों, तो अब जो हमारे पास जो पीडीएस का ऑल्टरनेटिव क्या है दोस्तों, जैसे यूएस एटसेट्रा में क्या होता है कि जो वहां पे फूड कुपन्स मिल जाते हैं कि आपको लिखा होता है कि आपको इतना किलो अनाज मिलेगा, जाके आप सेंटर पे दिखाइए, अनाज मिल जाता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपको कई बार कैश मिल जाता है कि आप कैश इतना मिलेगा आपको कि मान लीजिए 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना मिलेगा। उसके बदले आप जाके मार्केट से खरीद लीजिए अनाज, एंड हम अपनी पीडीएस शॉप को बंद कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ऐसा बोल सकती है। तो कैश हैंडआउट्स एटसेट्रा। तो लेकिन अगेन कि जैसे अगर फूड में इन्फ्लेशन है तो 1000 रुपए ही मिलते जा रहे हैं बहुत टाइम से, तो 1000 रुपए कम पड़ने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। अकॉर्डिंगली सरकार को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इतने रैपिडली एडजस्ट होते हैं नहीं होते हैं, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए सरकार अभी तक इस पर जो रिफॉर्म करने की बात भी नहीं करती। जो बात हुई थी डीबीटी एटसेट्रा की 2008, 10, 12 में हुई थी, लेकिन फिर बंद हो गई, दोबारा बात नहीं हुई। क्योंकि ये जिसकी प्रॉब्लम थी जो पायलट प्रोग्राम से, वो भी जो मिक्स्ड रिजल्ट थे उसके, कोई बहुत प्रॉमिसिंग नहीं थे कि लोगों को कैश या फूड कुपन्स देने शुरू किए जाएं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट जो उनको अनाज दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएस शायद रहेगा अभी, जो हमारे जो रिसेंट हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस बताते हैं। ओके, तो लेकिन अब एक और यहां बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है रिफॉर्म बाय स्टेल्थ। चुपके से रिफॉर्म कर देता है हमारा देश, हमेशा से ऐसा रहा है। इसी कारण से सरकार की जो पॉलिसी रहती है, जिसको हम अखबारों में ऑफन पढ़ते हैं, जिसको जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा है शॉक एंड ऑ की, कि एकदम से शॉक कर दो, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं होता। उसके बाद हम बहुत सारे जो रैपिडली मीडिया एंड रादर थ्रू वेरी लॉट ऑफ जो सोशल मीडिया, हम उसका और भी जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि बहुत बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया मूव। जितने भी लोग समझते हैं उतने में रिफॉर्म इंप्लीमेंट भी होने वाला शुरू हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद रोल बैक करना तो उसको और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे चाहे 1990s के, हमारे 91 के चाहे रिफॉर्म्स रहे हो, वो भी सरकार ने बहुत एकदम सडनली किए थे। ऑपोजिशन पार्टीज एटसेट्रा सभी दे वर ऑल लेफ्ट वंडरिंग, एंड अकॉर्डिंग सरकार ने रिफॉर्म कर दिए थे। उसके बाद इसलिए ही किसानों को लगता है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म भी हो जाएंगे। एक बार एमएसपी वाला रिफॉर्म शुरू हो गया, एपीएमसी वाला रिफॉर्म शुरू हो गया, नेक्स्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म जहां पर बहुत सारी सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाएंगी, एमएसपी का जो वादा हट जाएगा, तो दैट कुड इज आल्सो इन द ऑफिंग। इसीलिए जो किसानों को, जो अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी नहीं जाएगा, तो दे आर नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो लेकिन दोस्तों अगर एक बात यहां पे वो भी है कि अगर सरकार लॉ में भी लिख देगी तो सरकार जो ओवरनाइट लॉ भी बदल सकती है। तो इसीलिए इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी टफ टू बी ऑन कि क्या करें, किसान क्या करें, सरकार क्या करे। सरकार अपनी बात समझा नहीं पा रही, किसान अपना डर नहीं समझा पा रहे। ठीक है, तो इसीलिए अब यहां पर एक और बात क्या आती है कि यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। पर्टिकुलरली ऐसी स्टेट जहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट में जो पार्टी इन पावर है, स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी इन पावर है, इफ दे आर डिफरेंट, तो वो बहुत ही आमने सामने है। एंड दोस्तों जो पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो वहां पर अगर आप देखें तो ये बैटल डिफरेंट और ज्यादा क्यों डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर मेजरली अगर कॉर्पोरेट चाहेंगे तो यहीं पर आकर सबसे पहले अपना अटेम्प्ट करना चाहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, रोड्स के साथ लिंकेजेस हैं, विलेजेस आर वेरी कनेक्टेड, फार्मर्स को भी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट दे डू नॉट वांट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑन बोर्ड नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है यहां पे विवेक जी का, तो कोई भी कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करना नहीं चाहेगा अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है बात यहां पर, क्योंकि उनको भी अपनी वो प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा की बात तो देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए कि अभी करें क्या, तो विवेक कौल जी हमें बात बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा वे अहेड समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो अभी एपीएमसी मार्केट्स हैं जो अक्रॉस द कंट्री, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसको रिफॉर्म नहीं किया गया तो ना तो किसान का फायदा है, ना ही किसी सरकार का। तो वो कह रहे हैं कि जो एपीएमसी जो हमारी मंडियां बनाई
गई थी, जो ये मार्केटिंग कमेटीज बनाई गई थी, ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए थी, ये किसानों के द्वारा चलाई जानी होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जो मेजर पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर लिए हैं, तो पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर लिए हैं बहुत सालों से। किसानों का जो वहां पर वॉइस है या नहीं, इट इज वेरी टफ टू से। एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं जो मार्केट फी कमीशन, जो मंडी में आके मैंने आपको बताया जो आके सामान बेचते हैं, उस पे मार्केट फी एंड कमीशन लगता है 6-6.5% के आसपास। तो वो आइडियली ट्रेडर पर लगता है वो, लेकिन ट्रेडर इन टर्न किससे वसूलते हैं? वो फार्मर से। तो लेकिन अभी इसमें तो फार्मर का नुकसान हो गया, तो ये चलता जा रहा है। एपीएमसी को रिफॉर्म करना चाहिए, है ना। एंड देन एक यहां पर लॉ ये भी कह रहे हैं कि जो भी ट्रेड सिर्फ एपीएमसी में होगा, अगर एपीएमसी के बाहर ऐसे ही कोई खरीद फरोख्त कर लेता है ऑटोमेटिकली जो, तो वहां पर नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सी स्टेट्स में अगर ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रही है स्टेट में, बस आपकी स्टेट में हो गई, दैट्स इट, चाहे मंडी के भीतर हुई चाहे मंडी के बाहर हुई, उस पे आपको तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो इलीगल भी हो, उसके बावजूद चार्ज किया जा रहा है। तो ये अगेन एपीएमसी का यहां पर देखें तो थोड़ा तो यहां पर काम जो टेढ़ा चल रहा है। एंड देन उसके बाद एपीएमसी डेफिनेटली कंपटीशन को भी रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप जो नेचुरली जो आप सिर्फ वहीं आके सामान बेचिए, उसके बिना नहीं बेच सकते। स्टेट्स ने इसको रिफॉर्म किया है, लेकिन स्टिल लॉट ऑफ स्कोप इज देयर। एंड देन अगर हम कह भी रहे हैं कि एपीएमसी को हटा दें कि जो मर्जी आपका मन आए जहां मर्जी बेचें, अगर उसमें कोई रेगुलेशन की बात ही नहीं की गई, वो भी अगेन बहुत डरावनी बात है। जो पूरा प्रोसेस समझाया गया कि आप कंप्लेंट कीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, दे विल टेक चार्ज। तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इतने सारे फार्मर्स हैं, कौन कौन जाके कहां पे किस कॉर्पोरेट के खिलाफ काम करेगा, तो पेंडेंसी बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं हमारे देश में जुडिशियल जो आप देखें प्रोसेस में लोगों का विश्वास इसीलिए बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि पेंडेंसी इनफाइनाइट है ना। ऐसे नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलरली हम किसी से सुनते हैं, हम खुद विटनेस करते हैं तो ही हम उससे सीखते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हम देखें अगर रेगुलेशन की एब्सेंस है एंड जो प्रोसेस है ऑफ रेजोल्यूशन दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो आम किसान को लगता है कि मैं इतने पंगों में इतने चक्करों में नहीं पड़ूंगा। ओके, देन अब यहां पर देखें हमारी रिपोर्ट हमें बताती है, नीति की रिपोर्ट की 86% के आसपास जो किसान है छोटे हैं या मार्जिनल हैं। एंड इतने जो किसानों को अगर हम बात करें, इतने किसानों के साथ अगर डील करना पड़े कॉर्पोरेट्स को, दे जस्ट कांट डू दैट। ठीक है, 12.5 करोड़ किसान है, छोटे बिल्कुल छोटे छोटे किसान, तो उसके लिए तो आपको मिडिलमैन चाहिए ही होगा ना। तो सरकार कह रही है हम मिडिलमैन को हटाने की बात कर रहे हैं, तो मिडिलमैन कैसे हटेगा? 12.5 करोड़ किसान, छोटे 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 किसान, उनसे जाके कॉर्पोरेट डायरेक्ट डीलिंग करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए क्योंकि 12.5 करोड़ किसानों के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं हो सकती, तो इसीलिए मिडिलमैन तो डेवलप हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। सरकारी मिडिलमैन नहीं होंगे, वो किसके कॉर्पोरेट्स के मिडिलमैन हो जाएंगे। तो इसलिए मिडिलमैन की रिमूवल दुनिया भर में नहीं हो पाया दोस्तों, बड़े बड़ी कंपनीज नहीं कर पाई। तो हाउ डू वी, जो कंपनी मतलब जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, जिनके लॉजिस्टिक्स दुनिया में माने जाते हैं, वो नहीं कर पाई मिडिलमैन को रिमूव, क्योंकि जो नंबर्स की बात कर रहे हैं 12.5 करोड़, तो दोस्तों कितनी कितनी कंट्रीज की आबादी नहीं होती। ओके, देन आरबीआई का भी एक यहाँ पे पेपर है जो बात करता है। आरबीआई बोलता है कि फार्मर को जो एवरेज शेयर मिलता है वो बहुत वेरी करता है, 28% से 78% तक वेरी करता है जो फार्मर्स को हिस्सा मिलता है टोटल जो पैसे जितनी अगर हम बात करें तो। एंड इसमें जो रिटेलर्स हैं उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा। तो अगर कॉर्पोरेट्स, अगर रिटेलर वाले कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, अपना मार्जिन हायर ही रख रहे हैं, अगर किसानों को शायद फिर से बहुत कम रियलाइजेशन होगी। एंड इसीलिए अगर हम बात करें, बिहार का एग्जांपल है बहुत केस इन पॉइंट। बिहार ने 2006 में एपीएमसी एक्ट अपना अमेंड कर दिया था, हटा दिया था। एंड उसके बाद भी देखें बिहार में किसानों की इनकम नहीं बढ़ी, स्टेगनेंट रही। एंड रादर अगर हम उसको रियल टाइम बेसिस पर देखते हैं, किसानों की इनकम नीचे ही आ गई। तो जो जिस रिफॉर्म को लाने की बात की जा रही है अभी, वो वैसा रिफॉर्म बिहार में आ चुका है। एंड किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ था उससे, रादर किसानों की थोड़ी हालात खराब ही हुई नजर आती है आंकड़ों के हिसाब से। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट है वहां जो बिहार का लेसन हमें बताता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉइंट नंबर 1, कि जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कॉर्पोरेट्स नहीं आएंगे, वो अपना पैसा नहीं लगाएंगे। उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार ही प्रोवाइड कर सकती है। एक एक गली नहीं बना सकता कॉर्पोरेट, वो गवर्नमेंट को ही बनानी है। एंड देन दूसरा है कम्युनिकेशन, कि सरकार को कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारे देश में दोस्तों, 60% के आसपास, 50% के आसपास डायरेक्टली देखें, 60% के आसपास इनडायरेक्टली देखें। तो जो हमारे देश की आबादी, अगर हम 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं हमारे देश में रहते हैं,
उसमें से 60-65 करोड़ अगर लोग जो अगर फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, एक 60-65% अगर फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं आप मान लीजिए, तो 60-65 करोड़ लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ये लॉज आपको बेहतर बनाएंगे, एंड उनके इनपुट्स लेना, उनके इनपुट्स लेकर उनका ट्रस्ट के साथ काम करना। तो एंड देन उसके बाद सरकार, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आरडीएफ ने जो एक एक गली मोहल्ले तक जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी है, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी बुरी, अभी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं जो भारत सरकार की ही जो कह रही हैं, जो सवाल उठाती है पंजाब सरकार की पूरी उस पर आरडीएफ की यूटिलाइजेशन पर, अगर हम उस पर भी जाकर देखें, स्टिल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमें बताता है कि आरडीएफ के चलते बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ठीक है, पंजाब में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसके बारे में क्या होगा, हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस। ये जो प्रैक्टिकल कंसर्न्स हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कंसर्न्स, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, किसी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है कहीं भी, एंड इनफैक्ट कोई आर्टिकल्स नहीं लिखे जा रहे कि ये कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे। जैसे जो हम विवेक कौल जी बताते हैं हमें, जैसे जो प्रैक्टिकल कंसर्न्स आए थे कि अब क्या करें, डिमोनेटाइजेशन में ये स्टेप आ गया, जैसे आपने सिंपल देखा कि नए करेंसी नोट आ जाएंगे, नए करेंसी नोट एटीएम में लगते ही नहीं थे, तो इसलिए प्रैक्टिकली चलाकर ही नहीं देखा था जब हमने प्रोसेस को, तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, तो उससे बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो वी आर नॉट इवन श्योर कि लॉन्ग टर्म में व्हाट हैव वी अचीव्ड। हम इस पे मेंस का सवाल भी करते हैं कि व्हाट हैव वी अचीव्ड थ्रू डिमोनेटाइजेशन, ये यूपीएससी ने भी पूछ लिया हमसे, ठीक है। एंड देन जो जीएसटी प्रैक्टिकल कंसर्न्स इतने हैं, जैसे दोस्तों हम भी जीएसटी पे करते हैं, थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल कंसर्न्स तो है ही है। जीएसटी एजुकेशन में है, जैसे हम 18% बच्चे पे करते हैं जीएसटी, तो 18% एजुकेशन पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगेन मैं हमेशा से ही बोलता हूँ 18% एजुकेशन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एसेंशियल है, चाहे कोई प्रॉफिट के लिए करे, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट के लिए करे, एजुकेशन शैल बी फ्री, ठीक है। एजुकेशन और फूड एटसेट्रा दे शैल बी फ्री, फ्री मतलब जीएसटी से मुक्त, फ्री तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जीएसटी से मुक्त होने चाहिए। नॉनदलेस गवर्नमेंट प्रैक्टिकल कंसर्न्स की बात करें तो प्रैक्टिकल कंसर्न्स यहां पे एड्रेस ही नहीं हुए। देन आड़तिया मतलब जो कमीशन एजेंट, जो मिडलमैन जिसके नाम से जानते हैं आप, आड़तिया एग्जैक्टली दोस्तों मिडलमैन से कहीं ज्यादा होता है। सोशियोलॉजी में हम ऑफन बच्चों को पढ़ाते हैं कि आड़तिया एक परिवार के जैसे बिहेव करता है, एक परिवार के हेड के जैसे बिहेव करता है, एंड ऑफ कोर्स जो वहां पर ऐसा डेफिनेटली रहता है, जो परिवार का हेड होता है आपका, वो आपका जो एक रूलिंग अथॉरिटी की तरह भी काम कर लेता है। तो लेकिन जैसे अगर किसान को कभी अर्जेंट लोन रिक्वायरमेंट होती है, या किसान की फसल नहीं बिकी होती, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत कुछ करके आड़तिया हेल्प्स द फार्मर, ठीक है। तो इसीलिए जो आड़तिया को जो बहुत, अगर हम एक नेगेटिव पिक्चर पेंट करते हैं तो दैट इज नॉट इंटायरली करेक्ट, एंड इनफैक्ट आड़तिया लोकली बहुत इन्फ्लुएंशियल भी होता है, किसानों के बहुत से काम भी करवाता है, क्योंकि वहीं पे को एग्जिस्ट करते हैं सभी, है ना। जो इवन की जैसे बहुत सारे जो फॉरेन से जो सोशियोलॉजिस्ट आए, भारत में काम किया, उन्होंने देखा कि ये सिस्टम बहुत ही एक फंक्शनल सिस्टम है। डेफिनेटली ये दुनिया में इस पे इंप्रूवमेंट्स ऑफर की जा सकती हैं, लेकिन अगेन वो कहते हैं लुकिंग एट इंडिया, लुकिंग एट इंडियन विलेज, तो इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड एंड अ वेरी गुड मॉडल, वेरी फंक्शनल मॉडल ऑफ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। चलिए ओके, तो इसलिए लेकिन अब आड़तियां जो है पर्टिकुलरली जैसे पंजाब हरियाणा में देखें अगर हम, तो आड़तियां भी काफी बड़े हो गए हैं। आड़तियां अगेन दे ओन लार्ज चंक्स ऑफ लैंड, एंड आड़तियां बिग फार्मर्स भी बन चुके हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगर फार्मर्स बिग फार्मर्स ही आड़तियां हैं, आड़तियां ही बिग फार्मर्स है, तो हम किसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, इट अगेन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड देन अगर आप सरकार कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम एपीएमसी के बाहर चाहते हैं किसान बेचे, किसको, आड़तिये को, किसान आड़तिये को किसके, एपीएमसी के बाहर बेचे, एंड किसान को इससे फ्रीडम मिलेगी। दोस्तों आप बात समझ के देखिए, किसान आड़तिये को जो एपीएमसी के बाहर बेच रहे हैं, तो जो 6.5% जो बच रहे थे वो आड़तिये के बच रहे थे। अब आड़तिया वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। किसान को आड़तिया किसान को कहेगा कि आप आइए मुझे बेचिए, 6.5% क्यों पे करना सरकार को, आप मुझे पे कीजिए, आई गिव यू 6.5% मोर, जो आप पहले जो पे करते थे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप मुझे ही डायरेक्टली पे कीजिए। तो इससे सरकार को भी नुकसान हो गया, एंड डेफिनेटली अगर हम देखें तो आड़तिया माइट गेट अ थिंग that thing at a lower price, or maybe किसान will get 6% extra, लेकिन government has been left out totally, and जो particularly states हैं like पंजाब हरियाणा, जो कि highly particularly पंजाब बोलूं which is not very industrialized, पंजाब will lose out badly अगर पंजाब का ये एक revenue of जो source of ये revenue पे चला गया। पंजाब को as such दोस्तों इससे वो revenue नहीं होता, I repeat, ये central government को ही जाता है, लेकिन central government gives it back, ठीक है, central government gives it back for development of the local region, okay।
एंड देन एक और जो पॉलिटिकल क्वेश्चन हमारे सामने आता है दैट इज ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, की सरकार ने सडनली, यूनियन गवर्नमेंट ने, मौका था वहां पर कोविड चल रहा था और बहुत सारे रिफॉर्म चल रहे थे, सरकार ने जो बीच में बहुत सारे जो वहां पर निकल रहे थे लॉज, बीच में ये 3 लॉज भी निकाल दिए कि निकल जाएंगे, अदरवाइज दे वर वेरी 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 मेजर बिग रिफॉर्म्स, एंड बिग रिफॉर्म्स, इतने बड़े रिफॉर्म्स जो हमारे देश की आधी आबादी को छूते हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान की ऑलमोस्ट पूरी आबादी को छूते हैं, तो इसीलिए इतनी जल्दी नहीं इंप्लीमेंट हो सकते थे, ये होने भी नहीं चाहिए थे, डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट थी, एंड डिस्कशन के साथ ऑन बोर्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, आप किसानों से बात करने की रिक्वायरमेंट थी। ओके, देन यहां पर ना ये हमें बातें जाननी है, अगर आप कल फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको इनपुट प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को, तो आपको ये ग्राउंड वाली जो रिपोर्ट्स हैं ये सरकार तक पहुंचानी होंगी, क्योंकि जो 3 जो पर्टिकुलर आपके फंक्शंस हैं, ठीक है, यू विल बी गिविंग द गवर्नमेंट फ्री, फ्रैंक, ठीक है, फ्री, frank and fair advice. You will not be just telling government what the government wants to hear, you will be telling them FFF. ठीक है, तो यहाँ पर अपने आंसर्स में डाल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट की, अच्छी ब्यूरोक्रेट की निशानी यही है जो सरकार को एग्जैक्ट बातें बताए, FFF, फ्री, फ्रैंक एंड फेयर। ओके, देन दोस्तों, तो इसीलिए अब जो स्टेट्स हैं, जो हमारे स्टेट्स में दोस्तों वैसे ही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही बुरा होता है, एंड देन उसके बाद अगर इतने सारे एजेंट्स फार्मर्स के साथ डील करना पड़ेगा, अगर आपको मुझे डील करना पड़े तो विल नॉट लाइक टू डू दैट, तो हम कहेंगे कि हमें एक बताओ इंसान, हम कहां से जाके इससे डील करें, मिडिल मैन तो, एजेंट तो, बायर तो हमारा फिर से ही निकल आएगा। ऑलराइट, तो इसीलिए जो बहुत ही अच्छा विवेक कौल जी जो हमें बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि लैंड यूजेज पैटर्न, जो लैंड यूजेज को ही हमें बदलना होगा, कि अगर कोई किसानी नहीं चाहता करना तो वो अपनी लैंड बेच सके। अभी लॉज कैसे डिक्टेट करते हैं बहुत जगहों पर कि आप सिर्फ पड़ोसी या फिर जो फार्मर्स को ही सेल कर सकते हैं, कि एग्रेरियन लैंड विल ओनली बी यूज्ड फॉर एग्रेरियन पर्पसेस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंड यूजेज पैटर्न की जो बात होती है तो उसको जो चेंज करने की बात की रिक्वायरमेंट है, ताकि अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी एंड जो किसान भी बड़े किसान बन पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगी। इसीलिए किसानों की जो जमीन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा अकॉर्डिंगली जो चेंज हो जाएगी, एंड जो सच में चाहते हैं इस तरह से काम करना वो काम करेंगे, जो नहीं चाहते दे विल मूव आउट ऑफ फार्मिंग। एंड देन जो मीडियम एंड लार्ज होल्डिंग है दोस्तों, मीडियम एंड लार्ज मतलब जिनके पास 4 एकड़ या फिर 10 एकड़, जो मीडियम मतलब 4 एकड़, लार्ज मतलब 10 एकड़ से बड़े जिनके पास जमीन है, तो वो भी हमारे देश में दोस्तों 60 लाख प्लस लोग हैं, 60 लाख प्लस। कोई भी कॉर्पोरेट सिर्फ अगर सोचे मैं मीडियम एंड लार्ज से डील करूंगा वो भी नहीं कर पाएगा, 60 लाख प्लस ऐसे हमारे पास जो लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए तो अगर हम बात करें कि जो किसान की बात भी करें, अगर किसान भी कहेगा कि अगर मुझे किसी से इतना डील करना ही है तो आई वुड रादर डील विद द गवर्नमेंट, जो मेरी बात नहीं सुनेगी तो आई कैन वोट द गवर्नमेंट आउट। मेरे पास थोड़ा सा मैकेनिज्म तो है अकाउंटेबिलिटी, चाहे जितनी भी एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन बहुत एक मैकेनिज्म तो है। कॉर्पोरेट्स को वोट आउट नहीं किया जा सकता, एंड कॉर्पोरेट्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो एब्सोल्युटली बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है किसी भी जो एजेंसी के पास उनको टैकल करने का। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए लेकिन यहां पे जो कश्मकश चल रही है, तो चाहे कोई रूलिंग पावर अपनी कुछ बात कह रही है, ऑपोजिशन अपनी कुछ बात कह रही है, तो ओवरऑल सभी चिंतित लगते हैं, लेकिन आर्टिकल के अंत में जबरदस्त बात लिखते हैं विवेक कौल जी, वही लिखते हैं कि बट मीनवाइल नोबडी इज रियली वरीड अबाउट द फार्मर। दोस्तों, तो इसीलिए जो आपको चाहे हमने पहले भी जैसे बात की थी कि हमारे देश में बहुत सारी फार्म सेंट्रिक पॉलिसीज आती हैं, लेकिन पॉलिसी कभी फार्मर सेंट्रिक नहीं आती। तो फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी जब बनेगी देश में, डेफिनेटली फार्मर्स भी खुश होंगे, डेफिनेटली फार्मर्स ऑन बोर्ड भी होंगे, दे विल वेलकम इट। तो लेकिन जरूरत क्या है, जैसे हमने पहले बताया कि कम्युनिकेशन की, गवर्नमेंट शेल क्लियरली कम्युनिकेट एंड अकॉर्डिंगली बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी एक्सटेंसिव एक जो थे कुछ पॉइंट फेवर के, कुछ अगेंस्ट कवर करने की ट्राई की। आप इस आर्टिकल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं, विवेक कौल जी को फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर, मजेदार चीजें शेयर करते रहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ दोज आर्टिकल्स दैट वी केम अक्रॉस एंड वी थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू एग्जैक्टली वर्बेटिम। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।